नमस्कार, स्वागत है आपका जर्नी टू ISPCS के प्लेटफॉर्म पे। आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम भारतीय संविधान का पार्ट 1 देखते हैं तो पार्ट 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। यहाँ संघ का मतलब है सेंट्रल और स्टेट, यानी कि सेंट्रल केंद्र और स्टेट और राज्यों को मिलाकर के आपके संघ का निर्माण होता है। इसके साथ ही आपका उसका राज्य क्षेत्र का क्या मतलब है? राज्य क्षेत्र का मतलब ये है कि इसमें आपकी यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है, संघ शासित क्षेत्र भी आ जाते हैं, जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन और दीव है इत्यादि। कुल 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, तो उनको भी सम्मिलित कर लिया जाता है पार्ट 1 में। पार्ट 2 की बात करें हम तो इसमें सिटीजनशिप के विषय में बताया गया है, नागरिकता के विषय में बताया गया है। भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजन है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, डबल सिटीजनशिप होती है। एक स्टेट का सिटीजन होता है, एक सेंट्रल का, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है ताकि देश एक रहे, अखंड रहे। इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। जबकि यहाँ पर आपका आर्टिकल 1 हुआ, आर्टिकल 2 हुआ, आर्टिकल 3 हुआ, आर्टिकल 4, 1, 2, 3, 4 है, 1 से लेकर 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और पार्ट 2 में सिटीजनशिप, नागरिकता के विषय में बताया गया, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। इसमें आर्टिकल 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी विधान है, विधि है, कानून है बनाने का अधिकार भारतीय पार्लियामेंट को है, संसद को है, ठीक है। उसी का प्रयोग करते हुए अभी 2019 में उसने CAA पारित किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। पार्ट 3 की बात की जाए जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, और इनका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक किया गया है, ठीक है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। अगर हम भारतीय संविधान का भाग 4 की बात करें, पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में आपकी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ठीक है। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डीपीएसपी का मतलब होता है कि वह प्रावधान जो राज्य अपनी नीतियों को संचालित करने में प्रयोग करेगा, उनको लागू करेगा, न्याय है, समानता है, ठीक है, इत्यादि। इसके अलावा अगर पार्ट 4A की बात की जाए तो पार्ट A में मौलिक कर्तव्यों का विधान है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। हालांकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं किया गया था, इनको सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और भारत में इमरजेंसी लगा हुआ था, आपातकाल लगा हुआ था। उस समय सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और उसको यह दारोमदार दिया गया कि आप बताइए कि हमें मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करना है तो कौन कौन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया जाए। तो उन्होंने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की। हालांकि जब संविधान का संशोधन किया गया तो उसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। एक अतिरिक्त 11वां मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, 11 है, और इनका उल्लेख आर्टिकल 51 का या फिर A में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 5 की बात की जाए तो उसमें संघ का उल्लेख किया गया है, यूनियन की बात की गई है। यूनियन का मतलब यानी कि सेंटर, इसमें आपका आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद आ जाएगी, आपका प्रेसिडेंट आ जाएगा, आपकी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये आ जाएगी, ठीक है। आपका इसमें जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो आ जाएगा।
तो पार्ट 5 में बेसिकली संघ की बात की गई, यूनियन की बात की गई, जिसमें प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, ये सारे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, सारे पार्ट 5 में आते हैं। पार्ट 6 की बात करें तो उसमें स्टेट की बात की गई है। ठीक है, स्टेट में आपका हाई कोर्ट आ जाएगा, आपकी जो स्टेट की पार्लियामेंट होती है, जो विधानमंडल होता है, आमतौर पे विधानसभा ही होती है केवल, लेकिन कुछ स्टेट हैं वहाँ विधान परिषद का भी विधान है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ठीक है, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है, इत्यादि। पार्ट 7 जो कि भारतीय संविधान से अभी समाप्त कर दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है पार्ट 7 को। पार्ट 8 की बात करें, भाग 8 की बात करें तो उसमें केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, यूनियन टेरिटरी का उल्लेख किया है, जैसे कि चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, पांडिचेरी हुआ, दादर एवं नगर हवेली हुआ, दमन और दीव हुआ, ठीक है, इस तरह के, जम्मू और कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, जो कि 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाए गए, पहले वो एक राज्य हुआ करता था। तो इसमें यूनियन टेरिटरी की बात की गई, कितने यूनियन टेरिटरी हैं? कुल 8 यूनियन टेरिटरी है। पार्ट अगर 9 की बात की जाए तो उसमें पंचायतों की बात की गई है, जो हमारे गांव में पंचायती व्यवस्था होती है, जो प्रधान होता है आपके गांव का, हमारे गांव का, पंचायती व्यवस्था की बात की गई है। पार्ट 9A की बात की जाए तो उसमें नगर पालिकाओं की बात की गई। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में, शहरों में, कस्बों में आपका नगर पालिकाएं होती हैं, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। भाग जो ये है, इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अगर संविधान के पार्ट 9B की जाए, इसे 9A कह दो, 9A या 9 का, इसी प्रकार इसको 9B कह दो या फिर 9 खा। सहकारी समितियों की बात की गई है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनका गठन कैसे करना है, इनकी संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, इनके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशन क्या होंगे, पावर्स क्या होंगी, इनको किस एक्ट के साथ इनेक्टेड किया जाएगा, ये सारी बातें पार्ट 9B में है। पार्ट 9B को भारतीय संविधान में 97वां संविधान संशोधन होता है आपका 2011 में, तब जाकर इसको जोड़ा गया। ठीक है। पार्ट 10 की बात करें, भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में बातें की गई है, कि जो भी अनुसूचित जाति का क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति जहाँ सबसे ज्यादा निवास करती है, उनके विषय में कुछ प्रावधान है कि वहां पर प्रशासन व्यवस्था कैसी होगी, शासन व्यवस्था कैसी होगी, उनको क्या रियायत दी जाएगी। पार्ट 11 की बात करते हैं, पार्ट 11 संविधान का भाग 11, तो उसमें संघ और राज्यों के संबंध की बात की गई है। संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आमतौर पे संघ मान के चलते हैं, हालांकि जब संघ की व्याख्या करते हैं तो काफी व्यापक होती है। संघ से मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो है, और राज्यों से मतलब आपको पता ही है कि 28 राज्य जो है, 28 स्टेट हैं। ठीक है, इनके बीच में आपसी रिलेशन कैसे होंगे, रिलेशन कैसे, जैसे कि विधायी रिलेशन क्या होंगे, प्रशासनिक रिलेशन क्या होंगे, कानूनी रिलेशन क्या होंगे, राजनीतिक रिलेशन कैसे होंगे, इन सभी का उल्लेख इसमें किया गया कि यहाँ पे यूनियन के अधिकार कितने होंगे, राज्यों के अधिकार कितने होंगे। ठीक है, इनकी अगर अधिकारों में डिस्प्यूट पैदा होता है तो इनकी सुनवाई कौन करेगा, इनको समाधान कौन देगा। ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता ही है। पार्ट 12 की बात की जाए तो उसमें वित्त, संपत्ति और संविदा है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, किसके किसके बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है। पार्ट 13 की बात की जाए, भाग 13 की बात की जाए तो उसमें भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागमन की स्वतंत्रता, इसके वजह से हम आर्टिकल 301 आप 301 को याद रखना। इसमें कहा गया कि भारत के भीतर व्यापार यानी ट्रेड, वाणिज्य, कॉमर्स, इनको आप कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, आप पे कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता, आप पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, और किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड कामों के लिए। अगर हम पार्ट 14 की बात करते हैं तो पार्ट 14 में संघ और राज्यों के बीच जो अधीन सेवाएं हैं उनकी बात की गई। कौन सी?
जो ऑल इंडिया सर्विस होती हैं, जैसे कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी है, या विभिन्न राज्यों की जो स्टेट पीएससी होती है, इनके विषय में यहाँ बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनकी बात की गई है, और जो स्टेट की अलग होती है उनकी बात की गई है। इसी प्रकार पार्ट 14A, पार्ट 14A की बात की गई है, अधिकरणों की बात की गई है। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो आपके कानूनी संबंधित मामलों को निपटाते हैं, जैसे कोर्ट्स वगैरह हुए, और एक होते हैं कि किसी भी विषय में या विशेष पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर गठित किए जाते हैं, किसी विषय क्षेत्र में गठित किए जाते हैं। इसके अलावा अब पार्ट 15 की बात करें, भाग 15 की बात करें, तो निर्वाचन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है कि भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक गणतांत्रिक देश है, विधि का शासन है, संविधानवाद है, लोगों को स्वतंत्रता मिली है, मौलिक अधिकार मिले हैं, ठीक है, एक ओपन सोसाइटी है, खुला समाज है। तो भारत में लोकतंत्र बनाना है। लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक स्वतंत्र बॉडी होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग होना चाहिए। तो उसके विषय में उसकी निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियां होंगी, उनके क्या कार्य होंगे, ठीक है, तो उनके अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, इन सबका उल्लेख पार्ट 15 में किया गया है। आपका पार्ट 16 की बात करें, पार्ट 16 की बात करें, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। अब ये कुछ वर्ग कौन से हैं? ये वर्ग हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वंचित हैं, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ जाता है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ा समूह। पार्ट 17 की बात की जाए, भाग 17 की बात की जाए, इसमें राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। इसी प्रकार हर एक स्टेट की अपनी राजभाषा होती है, और हर एक स्टेट को अधिकार दिया रखा है कि आप संविधान की अनुसूची 8 में जितनी 22 भाषाएं हैं, उनमें से आप कोई भी भाषा अपनी राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपना सकते हो। सभी स्टेट से कह रखा है संविधान ने। अगर उसमें से आपको पसंद नहीं आती है तो अंग्रेजी को चाहो वो अपना सकते हो, इंग्लिश को। अगर वो भी लैंग्वेज नहीं पसंद आती है तो आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको अपना सकते हो। एक से अधिक भी राजभाषाओं को अपनाया जा सकता है। जैसे स्टेट ऑफ यूपी की बात की जाए तो यहाँ पर हमारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और दूसरी उर्दू है, जिसे 1989 में 1989 में अपनाया गया। ठीक इसी प्रकार उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर हिंदी को अपनाया गया है, हिंदी के बाद दूसरी राजभाषा संस्कृत। संविधान के पार्ट 18 की बात की जाए, भाग 18 की बात की जाए, तो उसमें आपातकालीन प्रावधानों की बात की गई है। आपातकालीन, इमरजेंसी से संबंधित जो भी प्रोविजंस होते हैं उनको मेंशन किया गया है पार्ट 18 में। इसमें आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट होते हैं मुख्यतः, आर्टिकल 3 से 52, आर्टिकल 3 से 56 और आर्टिकल 3 से 60। आर्टिकल 3 से 52 का मतलब होता है कि जब देश में कोई अटैक कर दे, हमला कर दे, या युद्ध हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आर्म्स रिवेल जो रिवोल्ट होता है वो हो जाए, तो आर्टिकल 3 से 52 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू कर सकता है। और ऐसे में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं वो निरस्त हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, और केंद्र सारी ताकत में आ जाता है। केंद्र और हमारी जो संघीय व्यवस्था है एकात्मक व्यवस्था में परिणत हो जाती है, बदल जाती है, तब्दील हो जाती है, ठीक है। आर्टिकल 3 से 56 का मतलब सीधा है कि राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वहां पर आर्टिकल 3 से 56 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जैसे कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब यह है कि राज्य में संविधान है, विधि का शासन है, लोकतंत्र है, उन प्रावधानों के अनुसार, उन बातों के अनुसार शासन का संचालन नहीं हो पा रहा है। राज्य अपनी प्रशासन व्यवस्था को संभालने की स्थिति में नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में अभी दंगे चल रहे हैं, रिवॉल्ट्स चल रहे हैं, या फिर जो भी संघर्ष हो रहा है, तो राज्य सरकार पूर्णतः विफल है उनको कंट्रोल करने में। उसकी जो मशीनरी है पूर्णतः विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। तो ऐसे में वहां पर 3 से 56 का प्रयोग करके हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि वहां पर इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार मणिपुर में है, ठीक है। कोई स्टेट और होता तो अभी तक
इस आर्टिकल का प्रयोग कर लिया जाता और केंद्र सारी शक्तियां अपने कंट्रोल में ले लेता। अंतिम आर्टिकल है 360, इसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वित्तीय साख दांव पर लगी हो राज्य की। राज्य का मतलब स्टेट यानी कि देश से मतलब है। जब भी देश की वित्तीय साख दांव पर लगी हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जब कोविड-19 आया था तो उस दौरान सारी इकोनॉमी रुक गई थी, लॉकडाउन लग गया था, तो उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को 3 से 60 का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन नहीं किया गया। पार्ट 19 की बात की जाए तो पार्ट 19 में प्रकीर्ड की बात की गई है। पार्ट 20 की बात की जाए तो पार्ट 20 में संविधान संशोधन की बात की गई। देखिए, दुनिया के कोई भी संविधान हो, कोई स्थिर नहीं हो सकता है। समय के साथ समाज में बदलाव आता है, मूल्य में बदलाव आता है, उद्देश्यों में बदलाव आता है, उनकी जो भी संस्कृतियां हैं उनमें बदलाव आता है, तो उनके साथ ही साथ संविधान में भी बदलाव आएगा ही आएगा, ठीक है। एक समय था जब मैरिटल रेप की बात नहीं होती थी, वैवाहिक बलात्कार की बात नहीं होती थी, लेकिन आज के समाज में मैरिटल रेप के भी मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान के पार्ट 20 में उल्लेख किया गया, आर्टिकल 3 से 68 एक महत्वपूर्ण इसका प्रावधान है जिसके तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 21 में अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं लेकिन वो अस्थायी थे प्रकृति में। जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जो आर्टिकल 370 था, 370 आर्टिकल था, उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को बहुत सारी विशेष सुविधाएं दी गई थी, एक विशेष प्रावधान दिए गए थे। तो उन सभी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था भाग 21 में। वो कैसे थे? विशेष उपबंध तो थे ही, लेकिन कैसे थे? अस्थायी थे, संक्रमणकालीन थे, कुछ समय के लिए मिले थे। जब देश जैसे ही देश अच्छी स्थिति में आएगा ये सारे समाप्त कर दिए जाएंगे। संक्रमणकालीन का मतलब ये होता है। या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर लो, जिन राज्यों को आर्टिकल 371 के तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए, बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, सहूलियत दी गई हैं, ऑटोनॉमी दी गई है। पार्ट 22 की बात करें, पार्ट 22 जो कि अंतिम है, संक्षिप्त नाम देश का, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ इत्यादि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आप एक बार हम सारी बातों को रिकॉल करा देते हैं। पार्ट 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई, पार्ट 2 में नागरिकता की बात की गई, पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई, पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी की बात की गई, पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई, पार्ट 5 में संघ की बात की गई, पार्ट 6 में राज्य की बात की गई, पार्ट 7 में को निरस्त कर दिया गया है, पार्ट 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, पार्ट 9 है पंचायतें हैं, पार्ट 9A है नगर पालिका है, पार्ट 9B है सहकारी समितियां हैं, पार्ट 10 है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन है, पार्ट 11 है संघ और राज्यों के बीच में जो रिलेशन होते हैं, पार्ट 12 है आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, पार्ट 13 है भारत की विपक्ष जो ट्रेड है, कॉमर्स है और जो पूरी लिबर्टी है आपको ये करने की, पार्ट 14 है यूनियन है उसके जो स्टेट है उनके बीच जो सर्विसेज है उनकी बात की गई, पार्ट 14A है ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, अधिकरणों की बात की गई, पार्ट 15 है निर्वाचन आयोग की बात की गई है, पार्ट 16 है आपने कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों की बात की गई है, पार्ट 17 जो है आपका राजभाषा की बात की गई है, पार्ट 18 में आपातकालीन प्रावधानों की बात की गई है, पार्ट 19 में प्रकीर्ड की बात की गई, पार्ट 20 में संविधान में संशोधन की बात की गई है 368, पार्ट 21 में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की बात की गई है, पार्ट 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ की बात की गई। संविधान के ये 22 भाग हैं, इनको आपको याद करना है तो 2 से 3 बार इनको अपनी आंखों नजरों के सामने से गुजारना है, तभी ये याद हो पाएंगे, अन्यथा ये इतनी आसानी से याद नहीं होंगे, ठीक है। आपको क्लास पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।